हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कार्ल मार्क्स के बारे में सब कुछ देखा था। और कार्ल मार्क्स की सारी थ्योरी हमने देखी थी, जहां देखा था कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि रिवॉल्यूशन विल कम, इट इज इनएविटेबल। रिवॉल्यूशन, क्रांति जरूर आएगी। लेकिन जिस तरीके की क्रांति की बात की थी मार्क्स ने, वैसी क्रांति आई नहीं। एक रिवॉल्यूशन आया जरूर रसिया के अंदर, जिसको मार्क्स की क्रांति से रिलेट करके देखा गया, बट उसमें कई सारे ऐसे फीचर्स थे जो मार्क्स के रिवॉल्यूशन से अलग थे। फॉर एग्जांपल, रशियन रिवॉल्यूशन वाज अ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन प्रिसाइजली, क्योंकि वहां पे रिवॉल्यूशन पीजेंट क्लास लेकर के आए थे अगेंस्ट द जार, द एम्पेरर। और वहां पे मेन लक्ष्य था वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना। जबकि मार्क्स ने बात की है अबाउट इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन, की रिवॉल्यूशन लाया जाएगा बाय द proletariat, worker class against the bourgeois class या capitalist class, and the main aim will be to change the economic system। तो हम आगे भी एक बार देखेंगे, फिर से जब हम मार्क्सिज्म पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन को कई सारे थिंकर्स जब सुपरफिशियल लेवल पे देखते हैं, ऊपर ऊपर से देखते हैं, तो उनको लगता है कि इट इज अ मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन, क्योंकि क्रांति के बाद वहां पे सोशलिस्ट मॉडल स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। बट रशियन रिवॉल्यूशन जिस तरीके से आया, जिस समाज में आया, उस नजरिए से अगर देखा जाए, डीपर एनालिसिस की जाए, तो रशियन रिवॉल्यूशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन। क्योंकि मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन मेनली आना चाहिए एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में, जबकि रसिया वाज नॉट ए कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, इट वाज एन एग्रेरियन सोसाइटी। तो मार्क्स ने जिस तरीके की क्रांति की बात की, वो क्रांति आई नहीं, ना आने की कोई संभावना दिख रही थी। तो फिर उनके बाद के जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं, उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि आखिर रिवॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा, जबकि मार्क्स ने कहा था कि रिवॉल्यूशन इज इनएविटेबल। और उनके बाद के मार्क्सिस्ट थिंकर्स में से ग्रेटेस्ट मार्क्सिस्ट थिंकर माने जाते हैं एंटोनियो ग्राम्सी, हु हैज एक्सप्लेन्ड व्हाई रिवॉल्यूशन नेवर हैपेंड। क्या बदलाव करने होंगे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में रिवॉल्यूशन लाने के लिए, वो बताया है ग्राम्सी ने। तो ग्राम्सी को समझते हैं। ग्राम्सी ने मार्क्सिज्म के अंदर एक नया ट्रेंड स्टैब्लिश किया है, जिसको नियो मार्क्सिज्म भी कहा जाता है। उसको भी हम लोग देखेंगे अंत में। ग्राम्सी की बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन इटली, इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर थे वो। ही वॉज कॉन्टेम्पोररी ऑफ बेनिटो मुसोलिनी व्हेन मुसोलिनी वॉज रूलर इन इटली। उस टाइम में ग्राम्सी वॉज देयर सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म। ग्राम्सी फाउंडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली। आपको पता है कि जितने भी फासिस्ट या नाजी रूलर होंगे, वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को हेट करेंगे। क्यों, वो भी मैं समझाऊंगा आने वाले पीपीटी में, प्रेजेंटेशन में। बट इतना आप ध्यान रखिए कि जो फासिस्ट रूलर्स होंगे लाइक मुसोलिनी, दे विल नेवर बी कंसिडरेट टुवर्ड्स कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट थिंकिंग। और यही कारण था कि मुसोलिनी के टाइम में इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर थे ग्राम्सी, एंड ही वाज इम्प्रिजन्ड बाय द फासिस्ट रिजीम ऑफ मुसोलिनी। मुसोलिनी के रिजीम के दौरान ग्राम्सी को जेल भेज दिया गया। कई समय तक, लंबे सालों तक ग्राम्सी को जेल में रहना पड़ा। और ग्राम्सी ने तमाम राइटिंग्स जो हैं मार्क्सिज्म के बारे में, मेनली अबाउट हिज कंसर्न कि व्हाई रिवॉल्यूशन नेवर हैपेंड, वो जेल से ही लिखा। इसीलिए ग्राम्सी की जो राइटिंग है, दे आर कंपाइल्ड टुगेदर एंड नोन एज प्रिजन नोटबुक्स। मोस्ट ऑफ देम बिकेम पॉपुलर आफ्टर डेथ ऑफ ग्राम्सी। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं कि आखिर फासिज्म या नाजिज्म मार्क्सिज्म को अपोज क्यों करते हैं, वो मार्क्सिस्ट थिंकर्स के अगेंस्ट क्यों हैं। देखिए, अगर मार्क्सिज्म की बात की जाए तो मार्क्सिज्म हमेशा ही फोकस करता है वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर, कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाना चाहिए। मार्क्सिज्म कभी भी नेशनल या नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट को सिग्निफिकेंस नहीं देता है। मार्क्सिज्म इज कंसिडर्ड टू बी ए ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी या इंटरनेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी मतलब इट फोकसेज ऑन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमंस या एलियनेशन ऑफ ह्यूमंस, कि हाउ दे आर गेटिंग एलियनेटेड इन अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। एंड मार्क्स
या मार्क्सिस्ट आइडियाज के हिसाब से जो नेशनलिस्टिक बाउंड्रीज हैं, नेशनल बाउंड्रीज हैं, या इस तरीके के और भी जो भी आइडियाज हैं, चाहे वो रिलीजन का कॉन्सेप्ट हो, नेशन का कॉन्सेप्ट हो, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। मैन्युफैक्चर्ड का मतलब दे आर नॉट ओरिजिनल, दे हैव बीन क्रिएटेड by the capitalist class with the intention of dividing the workers. वर्कर्स को डिवाइड कर दिया जाए इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ नेशनलिटी, कि मैं इस देश का हूं, मैं वो फलाने देश का है। तो अगर मार्क्सिस्ट लोगों से बात की जाए तो उनके लिए भारत का वर्कर, चाइना का वर्कर या पाकिस्तान का वर्कर सब वर्कर्स ही हैं एंड दे हैव कॉमन इंटरेस्ट। बट वर्कर्स को आपस में डिवाइड कर दिया गया है थ्रू दिस मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिटी, ताकि वर्कर्स यूनाइट ना हो पाए और रिवोल्ट ना कर पाए अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट। तो मार्क्स के हिसाब से रिलीजन एंड नेशनल्स आर फॉल्स कॉन्शियसनेस created by the capitalist class in order to divide the workers. And that is why Marx does not believe in national boundaries, and Marxist thinkers are considered to be internationalists या humanists. They believe that workers of the world must unite. They should not give importance to the national boundary division. मार्क्स के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको कहा, नेशन इज ए मैन्युफैक्चर्ड आइडिया बाय द रूलिंग क्लास टू डिवाइड द वर्कर्स। वहीं अगर फासिस्ट की बात की जाए या नाजीज की बात की जाए, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले इटली के अंदर फासिस्ट आइडिया पॉपुलर हो रहा था अंडर मुसोलिनी, और जर्मनी के अंदर नाजीज्म का आइडिया पॉपुलर हो रहा था अंडर हिटलर। ये दोनों ही नेशनलिज्म पे, नाजीज्म की बात की जाए तो रेशियल सुप्रीमेसी पे, और फासिज्म की बात की जाए स्पेशली तो ये नेशनलिज्म पे ओवर एम्फेसाइज करता है। ये लोग एक तरफ देखिए, मार्क्स इंटरनेशनलिस्ट है और नेशनल बाउंड्रीज को कह रहे हैं कि ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है क्रिएटेड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास टू डिवाइड द वर्कर्स। वहीं फासिस्ट जो है, दे बिलीव इन एक्सट्रीम नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना परम है, सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें बिलीव कर रहे हैं फासिस्ट। तो नेचुरल सी बात है कि दोनों की आइडियोलॉजी जो है एकदम अपोजिट है। फासिस्ट का ओपिनियन होगा द नेशन कम्स फर्स्ट। तो इस तरीके से दोनों नेशन को लेकर के, मार्क्सिज्म एंड फासिज्म नेशन को लेकर के, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिटी को लेकर के बिल्कुल अपोजिट ओपिनियन होल्ड करते हैं। मार्क्सिस्ट कहेंगे कि वर्कर्स एंड देयर इंटरेस्ट एंड एलिमिनेशन ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबकि फासिस्ट कहेंगे नेशन कम्स फर्स्ट। अगर आप देखें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले इटली के अंदर फासिज्म और जर्मनी के अंदर नाजीज्म का राइज भी एक तरीके से मार्क्सिज्म के कारण ही हुआ है। वो कैसे, थोड़ा समझते हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 18 तक लड़ा गया। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक रिवॉल्यूशन आया रसिया के अंदर, जिसको मार्क्स के रिवॉल्यूशन से जोड़ करके, रिलेट करके देखा गया। और रसिया के अंदर आफ्टर रिवॉल्यूशन अंडर लेनिन, who was himself a Marxist follower, एक सोशलिस्ट मॉडल एस्टैब्लिश किया गया जैसा मार्क्स ने कहा था। और उसके बाद 1922 तक एक फेडरेशन भी बन गया, ग्रुप ऑफ कंट्रीज भी बन गया, जिसको कहा गया सोवियत यूनियन या यूएसएसआर। यूएसएसआर was based on the idea of socialism as suggested by Marx. अब जो यूरोपियन कंट्रीज थे, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका, वहां पे एक डर सा फैल गया कि over a period of time socialism will prevail in these European countries and America as well. अब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस या अमेरिका के जो कैपिटलिस्टिक लोग थे, जो पूंजीपति लोग थे, कैपिटलिस्ट्स, दे वेयर वेरी मच अफ्रेड कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जो सोशलिज्म है सोवियत यूनियन का, वो वेस्टर्न सोसाइटी में भी आएगा। और फिर इन्होंने, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं ब्रिटेन के, फ्रांस के या अमेरिका के, इन लोगों ने फंड करना शुरू किया, इनडायरेक्टली सपोर्ट करना शुरू किया फासिज्म और नाजीज्म की आइडियोलॉजी को, बिकॉज दे ऑलवेज न्यू कि फासिज्म इज अपोजिट ऑफ मार्क्सिज्म। दोनों के ओपिनियन स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू नेशनलिटी बिल्कुल अपोजिट है। तो शुरुआती दिनों में
जो ब्रिटेन, फ्रांस या अमेरिका के जो कैपिटलिस्ट लोग हैं या वहाँ की जो सरकारें हैं जो मेनली कैपिटलिस्ट के हिसाब से या उनके इंटरेस्ट में काम करती थी, उन्होंने सपोर्ट किया है फासिस्ट्स को, नाजीज को, फासिस्ट्स इन इटली एंड नाजीज इन जर्मनी। वक्त के साथ धीरे धीरे ये फासिस्ट और नाजीज बहुत पॉपुलर होने लगे, प्रोमिनेंट होने लगे। अदरवाइज सरकारों को लगता था कि इनको एक अपने साइड विंग की तरह, रेडिकल विंग की तरह ट्रेन करो, डेवलप करो। ये छोटी मोटी पार्टी बना रहे हैं, जब तक पार्टी बना रहे हैं, थोड़ा बहुत इलेक्शन में सीटें जीत रहे हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही कारण है कि ब्रिटेन, फ्रांस की सरकारों ने ऑन इंसिस्टेंस ऑफ द कैपिटलिस्ट्स ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रेंच सोसाइटी kept on supporting fascist and Nazis ideology, even in countries like Germany and Italy. जब ये बहुत पॉपुलर होने लगे, तब जाकर के इनको खतरा महसूस हुआ कि अब हमारे लिए कम्युनिज्म से ज़्यादा बड़ा खतरा जो है वो नाजीज हैं, फासिस्ट हैं। एंड देन हैपेंड वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू में एक बार के लिए आपको ध्यान होगा, अगर आप ध्यान से समझें तो यूएसएसआर एंड ब्रिटेन, फ्रांस सब एक साथ आ गए। एक तरफ यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस एंड अमेरिका थे, यानी कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले देश, मार्केट मॉडल को फॉलो करने वाले देश, वो सब एक साथ आ गए अगेंस्ट नाजीज्म इन जर्मनी एंड फासिज्म इन इटली, क्योंकि ये दोनों बहुत पॉपुलर होने लगे, प्रोमिनेंट होने लगे। एंड नाउ दे वांटेड टू प्रिवेल, प्रमोट द आइडिया ऑफ फासिज्म अक्रॉस द ग्लोब। तो ये है कहानी। वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो आपको समझ आएगा कि इनिशियल फेज में फासिज्म और नाजीज्म को राइज करने में काफी हद तक कैपिटलिस्ट लोगों ने सपोर्ट किया है इन ऑर्डर टू कर्ब मार्क्सिज्म। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई कि आखिर मुसोलिनी ने क्यों ग्राम्सी को लंबे समय तक जेल में रखा। बिकॉज ग्राम्सी वॉज अ मार्क्सिस्ट एंड मुसोलिनी वॉज फासिस्ट and both have opposite ideology. Moving forward, जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्राम्सी लंबे समय तक जेल में रहे, उनकी तमाम राइटिंग जेल से ही हुई है। उनकी राइटिंग के कंपाइलेशन को कहा जाता है प्रिजन नोटबुक्स। उनके जो प्रिजन नोटबुक है उसमें मेन कंसर्न यही है कि आखिर मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन हो क्यों नहीं रहा। जिस तरीके की क्रांति की बात की थी मार्क्स ने, वो क्रांति अभी तक ना आई है, ना आने की कोई संभावना दिख रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्रांति आ चुकी थी रसिया में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इट वाज अ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन एंड इट वाज ब्रॉट इन एन एग्रेरियन सोसाइटी। जबकि मार्क्स के हिसाब से इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन आना चाहिए एंड इट शुड हैपन इन अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज लाइक ब्रिटेन, फ्रांस। तो ग्राम्सी ने he was one of the first prominent Marxist thinker who started questioning, evaluating some lacuna in Marx ideas. He started exploring this question, answer to this question, that why Marxist revolution did not occur. और फिर ग्राम्सी ने क्या कहा है वो समझते हैं। ग्राम्सी ने मार्क्स का जो मॉडल है ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर उसको माना है एंड दैट इज व्हाई ही इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी मार्क्सिस्ट। मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है बेस, बेस मीन्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स मेनली टू एंटिटीज या टू पार्ट्स, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन दैट इंक्लूड्स टूल्स, टेक्नोलॉजीज, लैंड, लेबर, एंटरप्रेनर एंड क्लास डिवीजन। मतलब हु ओन्स दीज फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड हु वर्क्स ऑन दीज फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। तो अलग अलग स्टेज में क्लास डिवीजन अलग अलग था। जैसे कि स्लेवरी वाले स्टेज में मास्टर वेयर द ओनर्स एंड द स्लेव्स वेयर वर्कर्स। फ्यूडलिस्टिक स्टेट में जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे दे वेयर द ओनर्स एंड द पीजेंट्स वेयर वर्कर्स। एंड कैपिटलिस्टिक स्टेट में द कैपिटलिस्ट्स वेयर द ओनर्स एंड द प्रोलेटेरिएट। कैपिटलिस्ट मतलब बोर्जुआ भी उनको कहते हैं, बोर्जुआजी वेयर द ओनर्स एंड प्रोलेटेरिएट्स वेयर द वर्कर्स। हर स्टेज में क्लास डिवीजन रहा है और क्लास डिवीजन में एक जो सेगमेंट रहता है वो डोमिनेंट सेगमेंट रहता है, इट कीप्स ऑन एक्सप्लॉइटिंग द अदर। और इस कारण से क्लास कन्फ्लिक्ट की भावना हमेशा रहती है और इस क्लास कन्फ्लिक्ट के कारण ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन डू चेंज। जब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट रहता है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन डू चेंज और फिर पूरा का पूरा इकोनॉमिक बेस बदलता है और इसके साथ साथ सुपर स्ट्रक्चर बदलता है। ऐसा कहा था मार्क्स ने। मार्क्स के हिसाब से इकोनॉमी इज द बेस
ऑफ सोसाइटी, वो तय करेगा कि समाज में पॉलिटी, लॉ, रिलीजन, कल्चर, आइडियोलॉजी कैसा होगा। तो इकोनॉमी डिटरमाइन सुपर स्ट्रक्चर एंड देन ऑफ कोर्स सुपर स्ट्रक्चर स्ट्रेंथेंस इकोनॉमी। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है मार्क्स की थ्योरी में। और मार्क्स के हिसाब से इकोनॉमी ही सबसे महत्वपूर्ण है। मार्क्स, ग्रामसी ने इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना शुरू किया कि व्हाई रिवॉल्यूशन डिड नॉट अकर, और ग्रामसी ने कंक्लूड किया कि मार्क्स की थ्योरी ठीक है कि इकोनॉमी इज बेस एंड एवरी अदर थिंग लाइक पॉलिटी, लॉ, रिलीजन, आइडियोलॉजी, कल्चर आर सुपर स्ट्रक्चर, ये ठीक है। बट ग्रामसी का मानना था कि मार्क्स ओवर एम्फेसाइज्ड ऑन significance of economic base and he under theorized superstructure। ओवर एम्फेसाइज्ड मतलब इकोनॉमी को कुछ ज्यादा ही महत्व दे दिया है मार्क्स ने, और सुपर स्ट्रक्चर जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट नहीं माना है मार्क्स ने। सुपर स्ट्रक्चर में कल्चर, रिलीजन, इनका भी रोल है, ऐसा कहा माना ग्रामसी ने। मार्क्स ओवर एम्फेसाइज्ड इकोनॉमिक बेस कि जैसा मार्क्स ने क्या कहा था, जैसा बेस होगा उसी हिसाब से सुपर स्ट्रक्चर होगा। और सुपर स्ट्रक्चर विल प्ले सम रोल इन स्ट्रेंथनिंग बैक इकोनॉमिक बेस बट सुपर स्ट्रक्चर इज की। और अगर हमें समाज बदलना है तो हमें यहां बदलाव नहीं करनी चाहिए, हमें बदलाव करनी है इकोनॉमिक सिस्टम में, बेस में, ऐसा कहा था मार्क्स ने। ग्रामसी ने कहा नो, दोनों जगह काम करना होगा। तो ग्रामसी का मानना है कि मार्क्स ने इस बेस को कुछ ज्यादा ही महत्व दे दिया और सुपर स्ट्रक्चर के सिग्निफिकेंस को उतना नहीं दिया है, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए। ग्रामसी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बेनेडेटो क्रॉसे हु वाज अनदर इटालियन फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन ऑफ ग्रामसी टाइम। क्रॉसे ने कल्चर, आइडिया और हिस्ट्री के ऊपर एम्फेसिस दिया था और क्रॉसे के आइडियाज को लेकर के फिर मार्क्स की थ्योरी को एक्सप्लोर किया, इवैल्यूएट किया ग्रामसी ने, और ग्रामसी ने फिर अपनी थ्योरी दी। ग्रामसी हैज गिवन सिग्निफिकेंस टू सुपर स्ट्रक्चर ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम बेस। ग्रामसी ने भी माना है कि बेस इज इंपॉर्टेंट, जिसके मदद से सुपर स्ट्रक्चर तय होता है। जिस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम होगा कल्चर वैसा ही होगा, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी होगा तो कल्चर भी वैसा ही होगा, जैसा मैंने आपको पहले के वीडियोज में समझाया है। न्यूक्लियर फैमिली प्रिवेल करेगी, रिलीजन में भी उसी तरीके के प्रैक्टिसेस सपोर्ट होंगे जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को सपोर्ट कर पाए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अब दिवाली मनाई जाएगी तो उसमें दियो के बजाय अभी आजकल मॉडर्न टाइम्स में वो इलेक्ट्रिसिटी वाली बत्तियां लगाई जाएंगी। तो जिस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम होगा वैसा ही रिलीजन, कल्चर होगा, ये ग्रामसी ने भी माना है। बट सुपर स्ट्रक्चर को भी महत्व दिया जाना चाहिए। दैट इज वाई ग्रामसी इज ऑल्सो नोन एज समटाइम्स थ्योरिटिशियन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, मतलब सुपर स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है इसका वो और समझते हैं। वाई ग्रामसी सेड कि सुपर स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। देखिए ग्रामसी ने फर्दर एक्सप्लेन करना शुरू किया व्हाई रिवॉल्यूशन डिड नॉट कम। ग्रामसी कहते हैं कि मार्क्स ने जो कहा था कि कैपिटलिस्ट आर रूलिंग बाय फोर्स एंड एक्सप्लॉइटेशन, ये बात सही नहीं है। ग्रामसी के हिसाब से कैपिटलिस्ट्स आर रूलिंग नॉट बाय फोर्स बट बाय कंसेंट, दे हैव क्रिएटेड ए हेजेमनी। तो क्या इसका मतलब है वो थोड़ा समझना जरूरी है ग्रामसी को समझने के लिए। ग्रामसी कहते हैं कि देखिए इकोनॉमी इज बेस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, पॉलिटिकल सोसाइटी एंड सिविल सोसाइटी। पॉलिटिकल सोसाइटी मतलब स्टेट, सरकारें जिनके पास कानून बनाने का अधिकार है, उसी के अंतर्गत पुलिस, आर्मी, वो सब आएगी, वो है पॉलिटिकल सोसाइटी। एंड देन सिविल सोसाइटी के तीन कंपोनेंट है मेनली। चर्च, चर्च से ग्रामसी का मतलब है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टेलीविजन हो, तो टीवी मीडिया हो, प्रिंट मीडिया, उस टाइम में तो यही था, अखबारें थी या टीवी थी या रेडियो था। एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दीज थ्री टुगेदर शुड बी नोन एज सिविल सोसाइटी। पॉलिटिकल सोसाइटी एंड सिविल सोसाइटी टुगेदर शुड बी नोन एज इंटीग्रल स्टेट। वो स्टेट यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का ही एक्सटेंडेड आर्म है ये चर्च, मीडिया एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ग्रामसी कहते हैं कि देखिए इकोनॉमिक सिस्टम जैसा होगा, यानी कि जिसके हाथ में भी पावर होगा, क्लास डिवीजन में इकोनॉमिक सिस्टम आता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम है,
इकोनॉमिक सिस्टम में क्या चीजें होती हैं? एक होता है फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा होता है क्लास डिवीजन। तो इकोनॉमिक सिस्टम में जिनके पास भी ये फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप होगा, स्टेट उसी को फेवर करना चाहेगा, पॉलिटिकल सोसाइटी उसी को फेवर करना चाहेगी, उसके फेवर में कानून बना करके, उसके हिसाब से पॉलिसीज वगैरह बना करके, पुलिस आर्मी सब उसी के इंटरेस्ट को सपोर्ट करेगी। बट साथ ही साथ ये जो सिविल सोसाइटी है, ये सिविल सोसाइटी जो है वो इस इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक बेस जिस तरीके का है उसके फेवर में आइडियाज को प्रमोट करेगा। ये बात को आपको ध्यान से समझना होगा अगर ग्रामसी को समझना है तो। देखिए, ग्रामसी का मानना है कि जैसे अभी हमारा समाज कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, यहाँ पे कैपिटलिस्टिक आइडियाज जो हैं वो फॉलो होते हैं। एवरीवन वर्क्स विद द गोल ऑफ अर्निंग मनी, राइट? उस चक्कर में हम सब एलियनेट हो रहे हैं। नो वन इज थिंकिंग दैट ह्यूमन का मकसद है फ्रीडम, एंड फ्रीडम कम्स, जो मार्क्स ने कहा था, ओनली थ्रू एक्सप्लोरिंग आवर क्रिएटिविटी एंड हैविंग मीनिंगफुल रिलेशंस विद सोसाइटी अराउंड। नो वन इज थिंकिंग अबाउट दैट। एवरीवन इज गेटिंग एलियनेटेड एट डिफरेंट लेवल। याद है कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी या थ्योरी ऑफ एलियनेशन ऑफ मार्क्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या मीडिया है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये इस आइडिया को, इस इकोनॉमिक बेस को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टेट बस सीधा सीधा एक्सप्लॉइट करके जबरदस्ती इस मॉडल को हमें मनवा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सबको, जैसे हम एक वर्कर हैं, इमेजिन कीजिए, तो ऐसा नहीं है कि हमें जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, एक्सप्लॉइट जबरदस्ती किया जा रहा है। हमें खुद भी एहसास दिलाया गया है कि हम जो कर रहे हैं और जो मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं वो मॉडल लॉजिकली सही है। क्या मतलब है इसका? तब समझिए, जब हम लोग कम्युनिज्म क्लास में पढ़ते भी हैं, मार्क्स के आइडियाज को क्लास में पढ़ते भी हैं, तो मन में एक भावना सी आपके हमेशा आती होगी कि मार्क्स जो बातें कर रहा है वो इम्प्रैक्टिकल है, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें स्टेट तो है ही, जो उसके नीचे का हिस्सा है सिविल सोसाइटी, उसमें भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या मीडिया, वो कॉन्टिन्यूअसली हमारे दिमाग को कंडीशन करता रहता है दैट कैपिटलिस्टिक मॉडल या कैपिटलिस्टिक सिस्टम इज बेटर। या बेटर तो छोड़िए, बेटर वर्ड तो आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप कंपेयर करते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड मीडिया, they condition our mind in such a manner that we believe that capitalistic model is the only possible model। बाकी सब मॉडल तो इम्प्रैक्टिकल हैं, यूटोपियन हैं, थ्योरेटिकल हैं, उनका प्रैक्टिकल कोई रिलेवेंस नहीं है। तो ग्रामसी कहते हैं कि मार्क्स यहां चूक गए। मार्क्स की बताई हुई क्रांति इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि मार्क्स को लगता है कि ये जो स्टेट है वो डायरेक्टली फेवर करता है इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, और कैपिटलिस्ट क्लास बाय फोर्स, बाय कोअर्सन, बाय एक्सप्लॉइटेशन कंट्रोल कर रहा है वर्कर्स को, और वर्कर्स का हो रहा है एक्सप्लॉइटेशन। इसलिए समडे वर्कर्स विल रियलाइज दैट दे आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड एंड देन दे विल हैव क्लास कॉन्शियसनेस, and then workers will turn from class in itself to class for itself, and then revolution will come। बट ग्रामसी कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। जिस तरीके से अभी चल रहा है वैसा कभी नहीं हो पाएगा। रीजन बीइंग, स्टेट ठीक है सपोर्ट करता है कैपिटलिस्टिक मॉडल को और कैपिटलिस्ट लोगों के इंटरेस्ट को सपोर्ट करता है, लेकिन वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है उनके फेवर में पॉलिसी बना करके और उनको तमाम सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करके। लेकिन स्टेट से ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है ये सिविल सोसाइटी। वो उस तरीके के ही आइडियाज को प्रमोट करता है जिससे हमारा दिमाग कंडीशनड हो जाता है। इवन वर्कर्स स्टार्ट बिलीविंग दैट कैपिटलिस्टिक मॉडल इज अ कॉमन सेंस, एंड दिस इज व्हाट ग्रामसी सेज, दैट कैपिटलिस्ट्स आर रूलिंग बाय कंसेंट not by force। Even workers believe that capitalistic system is good. This is the only possibility, practical possibility, and this has been called the concept of hegemony,
by Gramsci कि capitalists have created hegemony. Hegemony means unquestioned dominance. अगर किसी का या किसी आइडिया का या कॉन्सेप्ट का हेजेमनी है समाज में, इसका मतलब people are not even bothered about the alternative ideas. उनको लगता है कि ऑल्टरनेटिव आइडिया बेकार है, यूजलेस है, उसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं. एंड कैपिटलिज्म हैज इमर्ज्ड एज ए हेजेमनी, अनक्वेश्चनड डोमिनेंस. हेजेमनी को डिफाइन ऐसे किया जा सकता है: hegemony is the capacity of the ruling class to make its view appear common sense. अगर रूलिंग क्लास हेजेमनी डेवलप कर ले तो इसका मतलब यह है कि उसने हमें ऐसा एहसास दिला दिया है कि उसके जो आइडियाज हैं वो कॉमन सेंस है, ऐसा ही तो होना चाहिए. ग्रामसी सेज हेजेमनी डिफाइंस लिमिट्स ऑफ कॉमन सेंस. हमारी कॉमन सेंस जिसके बियॉन्ड सोचना बंद कर दे, जाए ही ना, उसी को कहा जाता है हेजेमनी. हमें लगता है कि चीजें ऐसी ही तो होती हैं. इंसान को जैसे हमें लगता है कि इंसान का हमारा जीवन का मकसद क्या है. हमारा जीवन का मकसद है कि हम पढ़ें लिखें, नौकरी करें, फिर परिवार बढ़ाएं, शादी करें, बच्चे पैदा करें, उनको फिर इस्टेब्लिश कराएं, उनको पढ़ाएं लिखाएं, नौकरी कराएं और फिर मर जाएं. ये हमें लगता है कि यही तो होता है, और क्या होता है. इसके आगे इंसान सोचता भी नहीं है. दिस इज हेजेमनी ऑफ एन आइडिया. तो ग्रामसी कहते हैं कि कैपिटलिज्म इज सर्वाइविंग not because of force applied by this political society. It is mainly surviving because of the ideological hegemony created by the civil society. Together, these two are the part of superstructure. Superstructure में एक state है, दूसरा civil society. And civil society is acting as a cushion. वो प्रोटेक्ट कर रहा है कैपिटलिस्टिक सिस्टम को by creating या conditioning our mind, creating the concept of hegemony. ये जो सिविल सोसाइटी है, दे मेक अस रियलाइज दैट कैपिटलिस्टिक वैल्यूज आर नेचुरल, ऐसा ही तो होना चाहिए, नॉर्मल एंड रादर डिजायरेबल, यही सही तरीका है. अब यहां जाकर के मेनली मार्क्स और ग्रामसी के बीच में अंतर आएगा. देखिए, मार्क्स बिलीव दैट दीज bourgeois आर रूलिंग बाय फोर्स. जिस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें बॉर्जुआ क्लासेस कंट्रोलिंग फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, और उन्होंने अपने हिसाब से सरकारों को कंट्रोल किया हुआ. सरकारें जो है सीधा सीधा पॉलिसी बना करके और पुलिस आर्मी का इस्तेमाल करके और कैपिटलिस्ट को सपोर्ट कर रही हैं ताकि वो एक्सप्लॉइट कर पाए वर्कर्स को. ये है मार्क्स की थ्योरी. मींस मार्क्स बिलीव्स दैट कैपिटलिस्ट आर एक्सप्लॉइटिंग, दे आर रूलिंग बाय कोअर्सन. ग्रामसी कहते हैं कि नो, अगर एक्सप्लॉइटेशन होता और वर्कर्स को एहसास होता कि दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय फोर्स, तब तो वर्कर्स यूनाइट हो ही जाते. उनकी संख्या ज्यादा है, वो यूनाइट हो गए तो क्रांति आ ही जाती. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वर्कर्स को फिजिकली सब्जुगेट नहीं किया गया, उनको इंटेलेक्चुअली सब्जुगेट किया गया है. दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू सॉफ्ट पावर, हेजेमनी. दे आर बीइंग रूल्ड बाय कंसेंट, नॉट बाय फोर्स. जब आपको एहसास दिला दिया जाए कि, जैसे समझने के लिए से समझिए कि विमेन को, एक जो मान लीजिए ट्रेडिशनल हाउस होल्ड होता है, वहां पे विमेन को पहले ही एहसास दिला दिया जाता है कि उसके जीवन का लक्ष्य है पति की सेवा करना, पति की खुशी में ही उसकी खुशी है, परिवार की खुशी में उसकी खुशी है, वो जितना त्याग करेगी वो उतनी अच्छी मानी जाएगी. अब ये विमेन को सब्जुगेट किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बट नॉट बाय फोर्स बट बाय कंसेंट. व्हाई बाय कंसेंट? बिकॉज शी हैज बीन felt to realize that this is how her life should be, this is the best way she can lead her life. तो ये है इंटेलेक्चुअल सब्जुगेशन, हेजेमनी, सॉफ्ट पावर. ऐसे ही ग्रामसी कह रहे हैं कि ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं दबाव दे करके जबरदस्ती रूल नहीं कर रहे हैं. दे हैव क्रिएटेड अ हेजेमनी, दे हैव क्रिएटेड अ नैरेटिव दैट कैपिटलिस्टिक मॉडल इज गुड, कॉमन सेंस. और अब ये समझाने के बाद, अपना हेजेमनी का कॉन्सेप्ट देने के बाद, नाउ ग्रामसी विल एक्सप्लेन कि हाउ रिवॉल्यूशन शुड कम. देखिए, मार्क्स की अगर बात की जाए, मार्क्स के जो भी आइडियाज हैं उनको कहा जाता है क्लासिकल मार्क्सिज्म, ओरिजिनल मार्क्सिज्म. क्लासिकल का मतलब ये होता है ओरिजिनल. मार्क्स के हिसाब से सोसाइटी इज मेड अप ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर. बेस के अंदर आता है फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड क्लास डिवीजन, जबकि सुपर स्ट्रक्चर के अंदर पॉलिटी,
यानी कि गवर्नमेंट, लॉ, रिलीजन, आइडियोलॉजी, कल्चर, ये सब आता है। और मार्क्स के हिसाब से क्रांति यहां लानी चाहिए, इस क्लास डिवीजन को बदलना चाहिए। सबसे पहले जो वर्कर क्लास है वो रिवॉल्यूशन लाएगा एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपने कंट्रोल में ले लेगा। दैट विल बी द स्टेज ऑफ सोशलिज्म, जिसको डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट भी कहा है मार्क्स ने। एक बार जब पूरे दुनिया भर में हर जगह सोशलिज्म स्टैब्लिश हो जाएगा और कैपिटलिज्म के रिवाइव करने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, तब धीरे धीरे सोशलिज्म विल ट्रांजिशन टुवर्ड्स कम्युनिज्म। ठीक है, बट मार्क्स के हिसाब से सीधी सीधी क्रांति यहां आनी चाहिए। ये जैसे ही बेस बदलेगा ये तो अपने आप बदल जाएगा। सुपर स्ट्रक्चर क्या है? बस वो तो रिफ्लेक्शन है। इट सुपर स्ट्रक्चर इज रिफ्लेक्शन ऑफ बेस, तो यू चेंज द बेस, सुपर स्ट्रक्चर विल चेंज। दिस इज व्हाट मार्क्स हैज सजेस्टेड कि क्रांति को लानी है यहां पे। वंस रिवॉल्यूशन इज ब्रॉट इन with respect to economic structure, superstructure will automatically change। इसमें कुछ खास चिंता वाली बात है नहीं। लेकिन ग्रामसी ने जो कहा आपको अब आई होप समझ आ रहा है कि सर यहाँ पे क्रांति की बात कोई सोच भी नहीं रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत है, कोई सोच भी नहीं रहा है। रीजन बीइंग सुपर स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी आइडियोलॉजीज प्रमोट कर रहा है ये सिविल सोसाइटी कि नो वन इज इवन थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग रिवॉल्यूशन हियर, एंड दैट इज व्हाई रिवॉल्यूशन इज नॉट कमिंग। तो इसलिए ग्रामसी कहते हैं कि देखिए सर, पहले क्रांति यहां लानी होगी, पहले आइडियोलॉजी चेंज करनी होगी, समाज के अंदर लोगों की सोच धीरे धीरे बदलनी होगी। और ये बड़ा लंबा काम है, ये ओवरनाइट नहीं होगा। इट इज लॉन्ग एंड प्रोट्रैक्टेड स्ट्रगल। आइडियोलॉजी, लोगों को ये एहसास दिलाना कि देखो यार, कैपिटलिस्टिक मॉडल इज नॉट कॉमन सेंस, दिस इज नॉट हाउ the economic system should run. There is possibility of alternative, and actually alternative, that is socialist model is better। जैसे women वाला मैंने एग्जांपल दिया, women को पहले एहसास दिलाना होगा कि देखो you are being exploited and there is other way of having better life, good life, meaningful life। वैसे ही पहले रिवॉल्यूशन लाने के लिए पहले यहां बदलाव करना होगा। ग्रामसी मानते हैं कि इकोनॉमी यानी कि बेस इज मोर इंपॉर्टेंट। सुपर स्ट्रक्चर जो है बेस के हिसाब से ही काम करता है, बट ग्रामसी एट द सेम टाइम बिलीव्स दैट सुपर स्ट्रक्चर इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन बेस, इट इज हैविंग रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑल्सो। ये थोड़ा ऑटोनोमस भी होता है बेस की तुलना में। मतलब जिस तरीके का बेस होगा सुपर स्ट्रक्चर वैसा ही होगा, ऐसी बात नहीं है। सुपर स्ट्रक्चर थोड़ा ऑटोनोमस है बेस के लिए, मतलब पहले सुपर स्ट्रक्चर को बदलना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बेस बदल दें और सुपर स्ट्रक्चर अपने आप बदल जाएगा। सुपर स्ट्रक्चर इज हैविंग रिलेटिव ऑटोनॉमी, सुपर स्ट्रक्चर इज आल्सो इंडिपेंडेंट एंटिटी इन इटसेल्फ। और पहले हमें यहां बदलाव करना होगा। दैट इज नोन एज वॉर ऑफ पोजीशनिंग, दैट विल बी अ प्रोट्रैक्टेड स्ट्रगल। और यहां जैसे जैसे हम बदलाव करते जाएंगे, समाज तैयार हो रहा है अब इकोनॉमिक सिस्टम को बदलने के लिए। एक बार जब वॉर ऑफ पोजीशनिंग में धीरे धीरे ये बात ज्यादातर लोगों को एहसास होने लगे, क्योंकि समाज में ज्यादातर तो वर्कर क्लास है, उनको एहसास होने लगा कि कैपिटलिस्टिक सिस्टम इज नॉट सुटेबल फॉर देम, दे आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड इन द कैपिटलिस्टिक सिस्टम, देन रिवॉल्यूशन शुड बी ब्रॉट एट द बेस इकोनॉमिक मॉडल। एक बार जब यहाँ पे लोग कन्विंस हो जाएंगे कि यस दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, देन देयर शुड बी अटेम्प्ट टू चेंज द क्लास डिवीजन। वर्कर्स शुड ट्राई टू ब्रिंग रिवॉल्यूशन and capture the factors of production. That will be known as war of maneuvering, which will be direct and fast. And once this changes, then फिर से सुपर स्ट्रक्चर को और कंसोलिडेट किया जाएगा। वैसे भी सुपर स्ट्रक्चर तो हम काफी हद तक बदल चुके ही हैं पहले से ही, वॉर ऑफ पोजीशनिंग करके। तो ये है मेन अंतर ग्रामसी में और मार्क्स में। मार्क्स के हिसाब से ये बदल दीजिए, ये अपने आप बदल जाएगा। ग्रामसी कह रहे हैं नो सर, ये बदलने की बात कोई सोच भी नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में कंडीशनिंग ऐसे हो रखी है लोगों की, मेंटल कंडीशनिंग। तो पहले ये बदलना होगा, आइडियोलॉजिकल चेंजेस लाने होंगे। दैट इज लॉन्ग स्ट्रगल, वॉर ऑफ पोजीशनिंग इसको कहा गया। एंड देन वंस वी आर रेडी, इफ वीमेन अक्रॉस द वर्ल्ड, लेट अबाउट लीव वर्ल्ड के वीमेन, इवन वीमेन अक्रॉस इंडिया आर मेड टू अंडरस्टैंड दैट ये जो कल्चरल आइडियाज हैं, ट्रेडिशनल आइडियाज हैं, ये उनको सब्जुगेट कर रही हैं, वो उनको मीनिंगफुल लाइफ ना दे करके एक बॉन्डेड लाइफ दे रही हैं। इफ दे आर मेड टू रियलाइज, देन
फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन इज इजी टू ब्रिंग। और एक बार फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन, मतलब एक बार जब वॉर ऑफ पोजिशनिंग हो गई तो फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन रियल सेंस में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बदलना वुड बी इजी। वही बात कह रहे हैं ग्रामसी। तो ग्रामसी कहते हैं कि क्रांति जो है वो दो स्टेज में आएगी। मार्क्स के हिसाब से एक बार में क्रांति यहां लाओ सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, बट ग्रामसी बिलीव दैट रिवॉल्यूशन विल कम इन टू स्टेजेस। फर्स्ट, वॉर ऑफ पोजिशनिंग विच विल बी आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। वॉर ऑफ पोजिशनिंग में मेनली जो वॉर होगा या जो कन्फ्लिक्ट होगा कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में, वो इस लेवल पे होगा, सिविल सोसाइटी लेवल पे होगा। कैपिटलिस्ट लोग अपने इंटेलेक्चुअल्स को आगे रख करके, कैपिटलिस्ट लोग करते क्या है, हेजेमनी ऑफ कैपिटलिज्म क्रिएट करने के लिए दे पुट इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। देखिए जो भी चर्चा होती है सोशल मीडिया पे, टीवी में, कोई भी कम्युनिज्म एज एन ऑल्टरनेटिव की बात भी नहीं करता। एवरीवन टॉक्स within the given framework only. So all of them are actually intellectual of capitalism, and intellectuals of capitalist class, they are creating hegemony. और कम्युनिज्म को अगर लाना है, मार्क्स के मॉडल को अगर लाना है, तो काउंटर हेजेमनी करना होगा। सब ऑल्टर क्लास के इंटेलेक्चुअल्स या वर्कर क्लास के इंटेलेक्चुअल्स को सामने रखना होगा। उनको बात करनी होगी कि देखिए ये जो मॉडल है, ये पूरा का पूरा मॉडल ही प्रॉब्लमेटिक है। ये सरकार हटा करके दूसरी सरकार ला दें, इससे काम नहीं होने वाला है। तो पहले यहां पे लड़ाई होनी होगी इंटेलेक्चुअल लेवल पे। इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द वर्कर क्लास, जिनको कहा गया है सबअल्टर्न क्लास इंटेलेक्चुअल, दे नीड टू कम फॉरवर्ड एंड दे नीड टू मेक पीपल रियलाइज, स्पेशली द वर्कर्स क्लास, की देयर इज एन ऑल्टरनेटिव एंड परहैप्स अ बेटर ऑल्टरनेटिव पॉसिबल। वंस वॉर ऑफ पोजिशनिंग इज वन, ज्यादातर लोग जो हैं वो वर्कर्स समझ गए कि यस दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, एंड देन वी शुड ट्राई टू ब्रिंग वॉर ऑफ मनूवर, यानी कि डायरेक्ट पॉलिटिकल चेंज विच विल बी रैपिड एंड डिसाइसिव। एंड वॉर ऑफ मनूवर कैन बी वन, इट कैन बी सक्सेसफुल ओनली इफ वॉर ऑफ पोजिशनिंग हैज बीन सक्सेसफुल। बिना इसके ये संभव नहीं है। तो बिना ये किए हुए ये संभव नहीं है। अब ग्रामसी के कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो थोड़ा सा महात्मा गांधी के अप्रोच से रिलेट करके देखा जाए। भारत के हिस्टोरियन बिपिन चंद्रा जी ने गांधीयन अप्रोच को एक्सप्लेन किया है फ्रॉम ग्रामसियन लेंस, कि गांधी जी का अप्रोच भी ग्रामसी से रिलेट करके देखा जा सकता है। महात्मा गांधी ने सीधा सीधा आते के साथ ही, भारत में आए 1915 में, लेकिन आते के साथ उन्होंने ब्रिटिशर्स को भगाने की बात नहीं की, ब्रिटिशर्स से भारत को आजाद करने की बात उन्होंने आते के साथ नहीं शुरू की। पहले उन्होंने धीरे धीरे वॉर ऑफ पोजिशनिंग की। अगर ग्रामसी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मतलब ही चैलेंज द ब्रिटिश आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस। ब्रिटिशर्स क्या लेकर के आए थे? ब्रिटिशर्स एक आइडिया लेकर के आए थे कि दे आर हियर इन इंडिया टू सिविलाइज इंडियन पीपल, जिसको व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी कहा गया है। दे वेर हियर टू हेल्प अस, दे वेर हियर टू डेवलप इंडिया। उस मिथ को पहले चैलेंज किया महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी से पहले थोड़ा बहुत दादा भाई नेहरू वगैरह ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वगैरह दे करके इस मिथ को पहले तोड़ने की कोशिश की, जो आइडियोलॉजिकल सप्रेशन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने कि हम इंफीरियर हैं और वो हमें सुपीरियर बनाने आए हैं कल्चरली, वो हमें इकोनॉमिकली बेहतर बनाने आए हैं। दे वेर क्लासी पीपल एंड वी वेर क्रूड एंड दे आर हियर टू मेक अस बेटर। पहले इस आइडिया को चैलेंज किया। धीरे धीरे महात्मा गांधी ने आम जनता को समझाया कि ब्रिटिशर्स हमें लूटने आए हैं, वो हमारे भले के लिए नहीं आए हैं। तभी सॉल्ट सत्याग्रह की देखो, अगर इतने ये हमारे भले के लिए आए होते तो सॉल्ट पे क्यों टैक्स लगाते? सॉल्ट जो गरीब से गरीब आदमी की जरूरत है। इस तरीके से अलग अलग सत्याग्रह करके ही फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंज्ड, ही फॉट दिस वॉर ऑफ पोजिशनिंग। एंड देन 1942 तक जब उनको लगा कि देश अब तैयार हो चुका है आजादी के लिए, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उन्होंने डू और डाई का स्लोगन दिया, विच कुड बी कंसिडर्ड एज वॉर ऑफ मनूवर, कि अब देश तैयार है और अब हमें आजादी के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो महात्मा गांधी ने एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन यही है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, कि उन्होंने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल को मास मूवमेंट बनाया। मास मूवमेंट मतलब लोगों को कन्विंस किया कि यस फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट। तो ग्रामसी के पर्सपेक्टिव से गांधीयन स्ट्रैटेजी को भी देखा जा सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में भी कि ग्रामसी का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है मार्क्सिज्म में, वो है
that he shifted crude emphasis on economics by Marxist thinkers towards culture and tradition as well. अदरवाइज ग्रामसी से पहले तक मार्क्स या मार्क्स के जो भी समर्थक थे, दे कुड बी कंसिडर्ड एज फॉलोअर ऑफ क्रूड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, यानी कि जो भी है वो बेस है, बेस ही तय करेगा समाज कैसा है, इसको कहा जाता है क्रूड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. बट ग्रामसी also highlighted the importance of culture and ideology in shaping power in society. और कल्चर एंड आइडियोलॉजी को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं बदलेगा. इकोनॉमी बेस जरूर है, लेकिन कल्चर एंड आइडियोलॉजी जो सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा है वो भी इंपॉर्टेंट है. दे आर रिलेटिवली ऑटोनोमस, दे आर नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन बेस, एंड यहां पे बदलाव चाहिए इसको बदलना है तो. ही एक्सप्लेन्ड व्हाई रिवॉल्यूशंस फेल्ड इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, बिकॉज कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में ये जो सिविल सोसाइटी है, दे आर प्लेइंग रोल ऑफ कुशन, दे आर कंडीशनिंग द माइंडसेट ऑफ वर्कर्स एंड दे हैव क्रिएटेड ए काइंड ऑफ हेजेमनी. और इसके साथ ही ग्रामसी ने एक नए ट्रेंड की शुरुआत की मार्क्सिज्म के अंदर, जिसको कहा गया है नियो मार्क्सिज्म. तो कल का जो वीडियो होगा वहां पे हम लोग क्लासिकल मार्क्सिज्म एंड नियो मार्क्सिज्म के बीच में थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, समझेंगे, जिसकी शुरुआत ग्रामसी ने की, लेकिन उसको आगे और भी कई सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया उसके अंदर, जिससे मार्क्सिज्म हम और बेहतर समझ पाएंगे. एंड देन वी विल मूव टू हैना अरेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.